Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the article lungs class 10th biology. आज का बेटा हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 10 का, क्लास 10 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लंग्स क्या हैं। तो बेटा याद रखिएगा, लंग्स आर स्पॉन्जी ऑर्गन्स consist of numerous alveoli and are responsible for breathing. उसके बाद याद रखिएगा बेटा, लंग्स होते हैं, देर आर टू lungs located inside thoracic cavity और चेस्ट कैविटी। बॉडी की बेटा 4 कैविटीज़ हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है बॉडी के पोजीशन के लिहाज से। सर्वाइकल कैविटी जो नेक रीजन को कहते हैं, उसके नीचे आ जाती है थोरेसिक कैविटी जिसमें हमारी रिब्स हैं, जहाँ पे हमारा बेसिकली लंग्स हैं और हार्ट वगैरह है। और उसके नीचे है एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं। उसके नीचे चले जाएं तो उसके अंदर आती है पेल्विक कैविटी जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह हैं। तो ये हमारे पास 4 कैविटीज़ हैं। इनमें से थोरेसिक कैविटी में क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा बेटा, लंग्स जो हैं वो लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, रिब मसल्स। रिब्स और रिब मसल्स की मदद से क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो रिब मसल्स होते हैं बेटा याद रखिएगा, इनको इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। इनको इंटरकोस्टल मसल्स भी कहा जाता है। इसी तरह लंग्स के नीचे बेटा एक स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। ठीक है, बिलो लंग्स there is a diaphragm that separates abdominal cavity from thoracic cavity। अच्छा बेटा, अब हमने ये डिस्कस करना है जो लंग्स है ना, ये क्योंकि हमने अभी बात की कि 2 लंग्स होते हैं। तो याद रखिए बेटा, जो लेफ्ट लंग होता है इज स्मॉलर एंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। जो लेफ्ट लंग होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है और उसके कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब होते हैं। ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, इसी तरह राइट लंग की अगर बात करें तो राइट लंग बेटा क्या होता है, राइट लंग जो होता है वो लार्जर होता है, उसके 3 लोब्स होते हैं। ठीक है, राइट लंग इज लार्जर एंड हैव 3 लोब्स। तो लेफ्ट वाला लंग क्या होगा, स्मॉलर। राइट वाला क्या होगा, राइट वाला हम कहेंगे लार्जर। और उसमें लोब्स कितने होंगे बेटा, देयर आर 3 लोब्स। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास आ जाता है, लंग्स आर कवर्ड बाय 2 membranes known as
प्लूरल मेम्ब्रेन्स, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। बेटा याद रखें, देयर आर टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन is continuous with pleural fluid and inner pleural membrane continuous with fluid as well as lung। यानी जो अंदर वाली है ना वो बेसिकली लंग्स को प्रॉपरली कवर करती है, और बाहर वाली जो होती है, यानी हम कह सकते हैं अंदर वाली और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स, उनके दरमियान में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। तो बेटा प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, ये एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। और लुब्रिकेंट का काम क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन को क्या करना, कम करना। ठीक है, फ्रिक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज कर देना, कम कर देना। ठीक हो बेटा यहाँ तक? तो हम कह सकते pleural fluid is a fluid present between these two pleural membranes it is involved in reducing friction during expansion and contraction of lungs। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आर्टिकल आ गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो बेटा याद रखें, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमारे पास दो फेजेस हैं। देयर आर टू स्टेजेस ऑफ ब्रीदिंग। कौन कौन सी बेटा? नंबर 1 इनहेलेशन, नंबर 2 एक्सहेलेशन। अमूमन इसका डिफरेंस आता होता है, तो हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में याद करेंगे। इनहेलेशन में क्या होगा एंड एक्सहेलेशन में क्या होगा, तो ये डिफरेंस नोट कर लीजिएगा। टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर into the body known as इनहेलेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर लेके जाना, इसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होगा, गिविंग आउट CO2 रिच यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट ऑफ लंग known as एक्सहेलेशन। अच्छा बेटा एक और बात याद रखनी है, जो इनहेलेशन है इसमें रिम मसल्स होते हैं ना वो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मसल्स contract
and ribs will move forward and upward. इधर लिखेंगे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे बेटा, लिखेंगे रिलैक्स एंड रिब्स विल मूव। फॉरवर्ड का बेटा ऑपोजिट होता है डाउन, फॉरवर्ड का ऑपोजिट बैकवर्ड, अपवर्ड का ऑपोजिट डाउनवर्ड। फिर हम लिखेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन diaphragm contract and move downward। हम लिखेंगे यहाँ पे during exhalation diaphragm relax and move upward। Diaphragm become less dome like, गुंबद नुमा नहीं होता बेटा, कम गुंबद नुमा हो जाता है, यानी नीचे को मूव कर जाता है, जिससे क्या होता है कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, डायफ्राम बिकम मोर डोम लाइक। उसके बाद बेटा कुछ डिफरेंस मजीद लिखेंगे। ड्यूरिंग inhalation due to contraction of rib muscles and diaphragm, volume of chest cavity increases, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एंड प्रेशर ऑन लंग डिक्रीजेस। बेटा ये याद रखिएगा, जो वॉल्यूम होता है ना वो प्रेशर के इनवर्स रिलेशन में होता है। इसी तरह हम लिखेंगे ड्यूरिंग exhalation due to relaxation of rib muscles and diaphragm, volume ऑफ चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ इंक्रीज किया था, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज एंड प्रेशर ऑन लंग, जो प्रेशर होगा लंग पे, प्रेशर ऑन लंग्स increases।
एयर विल rush into the lungs. Air will move out of the lungs. तो ये हमारा आज का आर्टिकल था बेटा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल कैसे किया जाता है।